गुड इवनिंग टू ऑल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली आज हम डैंड्रफ पढ़ेंगे। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी डैंड्रफ को पढ़ा होगा, या हो सकता है पढ़ा ना हो तो देखा हो कम से कम। और आप में से काफी सारे लोग डैंड्रफ के बारे में जानते भी होंगे, क्या कि डैंड्रफ होता क्यों है। ठीक है, तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है, और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि सैटरडे संडे हम लोग मिलते हैं। अगर कई बार 2 बार नहीं मिल पाते हैं ड्यू टू बिजी शेड्यूल, क्योंकि अभी रिसेंट में ही आपके सीनियर्स का सिलेबस आया है, तो हमारी पूरी बिंग डॉक्टर टीम उसके एनालिसिस में लगी हुई है। तो इसलिए आजकल हम लोग थोड़ी क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। अब धीरे धीरे क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। जैसे आज हम लोगों ने क्लास शुरू करी है, और बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार हमको डैंड्रफ पढ़ाया जाए, क्योंकि पेशेंट हमको देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और एलोपैथिक ट्रीटमेंट दोनों बताऊंगा। और सिर्फ हम डैंड्रफ ही नहीं, धीरे धीरे करके सारी चीजों को कवर करेंगे। बाकी काफी सारी चीजें भी अभी तैयारी में चल रही हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक हिस्ट्री लेना। यानी पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट आपके पास आएगा तो कैसे अप्रोच करना है। यानी हम पेशेंट से नेम क्यों पूछते हैं, उसका एज क्यों पूछते हैं, सेक्स क्यों पूछते हैं, उसका ऑक्यूपेशन भी पूछा जाता है कि पेशेंट करता क्या है। उसके अलावा पेशेंट का रिलीजन पूछा जाता है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बुद्धिज्म है, जो भी है सारी चीजें उसकी हिस्ट्री ली जाती है। अब उन सबके क्या रोल है, यानी जेंडर से हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए काफी सारी डिसीज ऐसी होती हैं जो फीमेल्स के अंदर होती हैं, और काफी सारी डिसीज ऐसी होती हैं जो मेल्स के अंदर होती हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें पता क्या करना कि मेल है फीमेल है, वो तो सामने से दिख रहा है। लेकिन काफी सारे नाम ऐसे होते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये लड़का है या लड़की है। तो उसी लिए अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में क्लियरली जेंडर मेंशन होगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगी नहीं रहेगी कि मेल है या फीमेल है। जैसे फीमेल है तो फीमेल के अंदर यूट्राइन सिस्ट है, फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट है, ये सारी डिसीज होती हैं। मेल के अंदर ये सारी डिसीज तो ही ना होंगी। मेल के अंदर आपकी बीपीएच हो गई। उसके अलावा और भी काफी सारी डिसीज होती हैं जो स्क्रोटम से रिलेटेड है, फाइमोसिस है, पैराफाइमोसिस है, बेलेनोपोस्टाइटिस है। ये सारी डिसीज मेल्स के अंदर होती हैं। तो यानी हम जेंडर भी इसलिए देखते हैं क्योंकि कुछ डिसीज मेल्स में और कुछ डिसीज पर्टिकुलरली फीमेल्स में होती हैं। हम लोग ऑक्यूपेशन की बात करते हैं कि पेशेंट क्या काम करता है। अगर पेशेंट पूरे दिन धूप में काम करता है, पूरे दिन लगेज वाला काम करता है, या फिर कोई मेहनत वाला काम करता है, या लॉन्ग स्टैंडिंग वाला काम करता है, तो आगे जाके आप पढ़ोगे कि हम लोग धूप वगैरह की वजह से, या हीट वगैरह की वजह से, या लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से हम लोग वेरिकोज वेन्स, ये सारी डिसीज वगैरह की तरफ सोच सकते हैं। अब कोई पेशेंट कहता है कि मैं लंबे समय तक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, लंबे समय तक दुकान पर बैठे रहते हैं, या स्टूडेंट हैं, या डॉक्टर्स हैं, लंबे समय तक कोई बस जो राउंड लिया वो राउंड लिया पेशेंट्स का, बाकी आए अपने चैम्बर में बैठ गए, नहीं तो अपने स्टडी वगैरह करते रहे। तो उसमें क्या होता है, लंबोसियाटिका सिंड्रोम कॉमन होता है। उसके अलावा पीआईवीडी, जो आपका पैरा इंट्रावर्टेबल डिस्क कोलेप्स होता है, वो कॉमन देखने को मिलता है। पेल्विक इंटरवर्टेबल डिस्क, उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं। एक तो जो सर्वाइकल होता है, आपने काफी सारे लोगों को सुना होगा कि गले में पट्टा बांध देते हैं, और एक लंबर, 2 जगह पर होता है, एक तो सर्वाइकल प्रोलेप्स और एक लंबर डिस्क प्रोलेप्स। अब होता क्या है, जो हमारी इंटरवर्टेबल डिस्क होती है वो पीछे की तरफ स्लिप कर जाती है। बेसिकली उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एन्युलस फाइब्रोसस। जब अंदर वाला स्ट्रक्चर एकदम कमजोर हो जाता है, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, और या फिर बाहर वाला स्ट्रक्चर कमजोर हो जाए, तो पोर्शन बल्ज आउट कर जाता है। और जब बल्ज आउट करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क प्रोलेप्स या डिस्क हर्निएशन, कि वो बाहर की तरफ निकल आई है। तो उन सारी कंडीशंस को हम लोग उन मेल्स के अंदर डायग्नोस करते हैं जो लंबे समय तक बैठ रहते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो लोग जिम में हैवी लिफ्टिंग करते हैं बिना प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के, या गलत टेक्निक से, तो उनके अंदर भी ये सारी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग पेशेंट का ऑक्यूपेशन पूछते हैं। उसके अलावा काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेशेंट की एज से रिलेटेड होती हैं, कि कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के अंदर ज्यादा कॉमन होंगे, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो फीमेल्स के अंदर पर्टिकुलरली एज में होंगे, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड होंगे। यानी जब मेंस्ट्रुएशन आता है तो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो वो सिम्टम्स नहीं आते हैं। जैसे एक माइग्रेन है, माइग्रेन मतलब माइग्रेन को आयुर्वेद में अर्धाव्यतक बोलते हैं। इसके अंदर थ्रोबिंग, पल्सेटाइल, या फिर आप कह सकते हो एकदम सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। डेली एक्टिविटीज के अंदर हिंड्रेंस देखने को मिलता है। और बेसिकली जो माइग्रेन के सिम्टम्स हैं फीमेल के अंदर, जब मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स आते हैं उस टाइम पर आते हैं, बाकी पूरे महीने सही रहती है फीमेल। ये बहुत कॉमनेस्ट पैटर्न है। फाइनल ईयर में जब आप सर्जरी पढ़ते हो, ईएनटी पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, और क्लिनिकल के अंदर ये डायग्नोसिस में काम करती हैं। यानी हम लोग फीमेल से पूछ सकते हैं, कोई फीमेल आपके पास आती है कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द रहता है, तो हम उससे पूछ सकते हैं क्या कुछ ऐसा भी है
कि ये जो आपका सर का दर्द है, इसका जो कनेक्शन है ये आपके पीरियड या मेंसेस से है, कि जैसे आपके मेंसेस आते हैं, सर का दर्द बढ़ जाता है, और मेंसेस खत्म हो जाते हैं तो जो आपका हेडेक है ये सबसाइड कर जाता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हिस्ट्री पे। कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे पास 20 दिन से बुखार आ रहा है। अब 20 दिन से बुखार आ रहा है मतलब तरीके से क्रॉनिक इलनेस है। आजकल की कहानी नहीं है, लंबी लंबी कहानी है। इसका मतलब उसको डेंगू तो हो नहीं सकता। मैंने जब डेंगू पढ़ाया था तो बताया था कि डेंगू हफ्ते 10 दिन से ज्यादा बुखार नहीं देता है। हफ्ते 10 दिन में या तो डेंगू चल बसेगा या मरीज चल बसेगा। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते जाओगे, फिर पेशेंट आपके पास आएगा तो आप अप्लाई करोगे। आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है। अब बुखार के क्या कारण हो सकते हैं? इंजरी की वजह से कोई चोट लग जाए तो भी बुखार आता है, कोई इन्फेक्शन है तो भी बुखार आता है, कोई बॉडी के अंदर मैलिग्नेंसी है, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, चाहे एक्यूट पैथोलॉजी हो चाहे क्रोनिक पैथोलॉजी हो, दोनों कंडीशंस के अंदर बुखार आ सकता है। एक पेशेंट आता है ओपीडी में और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। जब पेट में दर्द है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते होंगे छोटे मोटे डॉक्टर्स होते हैं या प्रॉपरली डायग्नोसिस नहीं करते हैं, छोटे मोटे एंटीबायोटिक दिए काम खत्म। अब एंटीबायोटिक से क्या होगा, जो भी वहां पर इन्फेक्शन था, जो भी दर्द था, साथ में आपने मसल रिलैक्सेंट दे दिए, डाइसाइक्लोमीन दे दिया, उसके अलावा कुछ एनसेट्स ऐड कर दिए, लाइक डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, ये सारी चीजें, तो दर्द कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। लेकिन जो बेसिक बॉडी के अंदर पैथोलॉजी चल रही है वो आपने ट्रीट नहीं करी है, क्योंकि आपने डायग्नोसिस नहीं बनाई। आपने कहा कि हो सकता है पेशेंट एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस में हो, यानी आंतों का छोटा मोटा इन्फ्लेमेशन हो बाहर का गंदा खाना खाने से, उसको हम बोलते हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रो मतलब पेट, एंटर मतलब जो टर्म है वो इंटेस्टाइन के लिए आता है, और एक्यूट मतलब कुछ समय पुरानी पैथोलॉजी नहीं है, कुछ नई की घटना है। तो अभी रिसेंटली में कुछ उसने उल्टा सीधा खाया जिसकी वजह से उसके पेट के अंदर या आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। आपने एंटीबायोटिक दिया लेकिन बेसिक पैथोलॉजी शांत नहीं हुई। तो उस कंडीशन में क्या करना है भाई, आप पेशेंट से हिस्ट्री लो, कितने दिन से बुखार आ रहा है, पेट में दर्द है, आप पालपेट करके देखो कोई गांठ तो नहीं है, हेपेटोमेगाली तो नहीं है, स्प्लीनोमेगाली तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है। उसका पीआर पर रेक्टल डीआरई करो, डॉर्सल रेक्टल, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करो, ये सारी चीजें देखो। आपको जरूरत लग रही है तो अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी कराओ। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, ओल्ड एज पेशेंट with history of long fever and with palpable abdominal cyst, यानी बूढ़ा मरीज है, लंबे समय से बुखार है, वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, पेट में कोई गांठ महसूस हो रही है, तो हाईली सस्पिशियन ऑफ मैलिग्नेंसी, यानी हो सकता है ज्यादातर केस में उसको कैंसर निकले। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी पेशेंट आपकी ओपीडी में आ रहा है। एक पेशेंट आया था ओपीडी में, मुझे इतना अच्छा केस याद आया, अब मैं आपको बता ही देता हूँ। पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, मैं आरबीएस कराता हूँ और आरबीएस देखता हूँ उसका 450, 450 आरबीएस। अब कैसे कंट्रोल किया जाए 450 आरबीएस? मैंने कहा मैं तो इस कंडीशन में इंसुलिन चढ़ाना चाहूंगा, इंसुलिन देना चाहूंगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, यानी आंखों की रोशनी जा सकती है, किडनी फेल हो सकता है उसके हाथ पैर सड़ने लगे, गैंग्रीन डेवलप हो जाए, पस बन जाए। लेकिन पेशेंट बोला कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो आप दवाई दे दीजिए। ठीक है, दवाई दे दी मैंने और उसको विदा कर दिया। लेकिन जाते जाते उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब हमारे एक छाले की दवाई और लिख दीजिए, ये छाला ठीक नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है लिख देता हूँ। फिर मैंने कहा एक बार दिखाना कितने दिन। उसने बोला कि डॉक्टर साहब 20 दिन हो गए छाला ठीक नहीं हो रहा है, मैंने बीकासूल भी खा लिया है। और बीकासूल मैंने कहा कैसे खा रहे हो? बोला डॉक्टर साहब सुबह शाम खा रहा हूँ। मैंने कहा बीकासूल भी ले रहे हैं और इतना लंबा क्रॉनिक हिस्ट्री मुझे मिल रही है। तो मैंने एक बार देखा जरा चेक करके, और देखा तो मुंह का कैंसर था, यानी पेशेंट डायबिटीज की प्रॉब्लम लेके आया था और कैंसर निकल आया। अगर मैं उसका जो माउथ अल्सर था उसको सिर्फ एप्थस समझ लेता, जो नॉर्मल एप्थस अल्सर होते हैं, या फिर कुछ नॉर्मल समझ लेता और बिना देखे दवाई दे देता, तो वो हाथ से निकल जाता। यानी कम से कम देखिए, कैंसर का ट्रीटमेंट ना मुझे करना है, ना आपको करना है, ना ही किसी एमबीबीएस वाले को करना है। कैंसर के स्पेशलाइज्ड सेंटर्स बने होते हैं, आपको पेशेंट को वहां तक पहुंचा देना है, रेफर कर देना है। बाकी का सारा काम उनका रहता है, वो अपना काम कर लेंगे। लेकिन कम से कम इतनी बड़ी बात रहती है कि आपने डायग्नोसिस तैयार कर दी, आपने बता दिया कि वाकई में इतनी बड़ी प्रॉब्लम अंदर छुपी हुई थी। ठीक है, तो हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ रहे हैं, सिस्टम्स को कवर कर रहे हैं। आज काफी सारी बातें मैंने आपको दो चार बातें बताई, और इन्हीं सारी बातों को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। टॉपिक कोई भी चले, बीच में दो चार केस लेते चलेंगे। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे काफी समय से अटैच हैं। अब क्लासेस रेगुलर चलेंगी तो आप लोग मिला करें। टाइम हमारा यही रहता है, रात को 9 बजे, सैटरडे संडे मोस्ट प्रोबेबली, कई बार हफ्ते में एक बार होती है, लेकिन कोशिश रहेगी कि हफ्ते में 2 बार रहे, रेगुलर रहे।
और हम इस तरीके से मिलते रहें, चीजों को सीखते रहें, पढ़ते रहें। तो चलिए स्क्रीन लगाते हैं और शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है डैंड्रफ। आज छोटे से टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि काफी दिनों बाद पढ़ रहे हैं, तो आप में से काफी सारे लोगों की आदत छूट गई होगी। बच्चे भी कम है, नहीं तो हर बार 100+ बच्चे रह रहे थे। चलिए शुरू करते हैं डैंड्रफ। टॉपिक में मजा आएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे कुछ डाउट्स पूछूंगा, अगर आपको कुछ होते हैं तो पूछिएगा। और इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा जो कारगर है, और आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर इसका रिजल्ट मिला या नहीं मिला। चलिए आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। चलिए देखिए, जो डैंड्रफ होता है ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। यानी सिर्फ डैंड्रफ ही नहीं, मैं भी आपको बताऊंगा कि जो एक हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा, सीवोरिक डर्मेटाइटिस। सीवोरिक डर्मेटाइटिस की ये माइल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ बेसिकली एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन। तो लिख देते हैं फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्काल्प। फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्काल्प। स्काल्प मतलब होता है जो आपके हेयर की ऊपर की स्किन है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं स्काल्प। और उसके अलावा स्कैल्प में तो हो ही सकता है, आईब्रोज में भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने इसको फंगल इन्फेक्शन बोल दिया है, तो कम से कम आप फंगल का नाम बताओ कि वो कौन सा फंगस है जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। तो फंगस का नाम आप लोगों को जो याद करना है, डेट इज द मेलासीजिया ग्लोबोसा। मेलासीजिया ग्लोबोसा। ये बेसिकली किसी पर्सन के अंदर देखने को मिलता है, तो ये डैंड्रफ के रिस्क को या डैंड्रफ के प्रिविलेज को 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। 2 times, 2, 3 times increase the risk of dandruff। या मैं इसी के पॉइंट को कुछ दूसरी तरीके से बता सकता हूं कि ये उन लोगों के अंदर जिनके अंदर डैंड्रफ होता है ज्यादा देखने को मिलता है। तो 2 to 3 टाइम मोर इन पर्सन या पेशेंट विद डैंड्रफ। ठीक है, अब मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा डैंड्रफ का। देखिए ये डैंड्रफ, तो आप ये व्हाइट व्हाइट फ्लैक्स देख रहे होंगे। ये व्हाइट फ्लैक्स, इन्हीं को हम बोलते हैं स्किन फ्लैक्स। क्या बोलते हैं? स्किन फ्लैक्स। ठीक है, अब ये डैंड्रफ ऐसी बीमारी है, आप लोग चैट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं चैट सेक्शन भी देख पाऊंगा कि हर किसी के अंदर देखने को मिलती है, रेयर होती है। बताइए आप लोग, जो डैंड्रफ है ये हर किसी के अंदर देखने को मिलती है या रेयर होती है? यानी ओपीडी में आपको इसके पेशेंट देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? बताइए, यस और नो। कॉमन है या रेयर है? यस, बहुत अच्छा, यानी कॉमन है। और उसके अलावा जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है उसका 50% पॉपुलेशन डैंड्रफ से अफेक्टेड रहती है। तो 50% ऑफ जनरल पॉपुलेशन हैज डैंड्रफ। यानी 50% सामान्य जनसंख्या के अंदर डैंड्रफ देखने को मिलता है।
उसके अलावा प्यूबर्टी के टाइम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एट प्यूबर्टी। क्यों होता है ऐसा, बताता हूं। मोस्टली स्टार्टेड, आपने रेयरली देखा होगा कोई बुढ़ा के आ रहा है कि डॉक्टर साहब बालों जो बालें हैं उसमें रूसी पड़ गई है, या कोई छोटा बच्चा आ रहा है, नहीं। ज्यादातर एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, प्यूबर्टी के टाइम देखने को मिलता है। तो मोस्टली स्टार्टेड एट प्यूबर्टी। ठीक है। अब ऐसा होता क्या है प्यूबर्टी पे, तो प्यूबर्टी के अंदर जो हमारी सिवेसिस ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, सिवेसिस ग्लैंड सिक्रीशन इंक्रीजेस। सिवेसिस इंक्रीजेस। ठीक है। अगर सिवेसियस ग्लैंड के सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, सीवम यानी जिसका फ्लूइड है वो ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो सीवम ज्यादा निकलेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब मैंने कहा सीवम ज्यादा निकलेगा, जब सीवम ज्यादा निकलेगा तो उससे क्या होगा, तो जो ऊपर फंगस बताया था मेलासीजिया ग्लोबोसा, सब बच्चे एक बार नाम लिखिए मेलासीजिया ग्लोबोसा का। देखते हैं कितने बच्चे को स्पेलिंग याद हुई है। चैट सेक्शन में नाम लिखिए मेलासीजिया ग्लोबोसा। ठीक है। मेलासीजिया ग्लोबोसा, इसकी खास बात यह है कि ये इसी सीवम पर फीड करता है, यानी सीवम इज वर्किंग जस्ट लाइक फूड फॉर मेलासीजिया ग्लोबोसा। तो लिख देते हैं मेलासीजिया ग्लोबोसा फीड्स इन सीवम। वो फीड करता है और इसको खाने के बाद स्किन फ्लेक्स को प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूसेस स्किन फ्लेक्स, जो व्हाइट कलर के ऊपर आपको डायग्राम में दिखाए थे, एंड प्रोड्यूसेस स्किन फ्लेक्स। और यही क्या बनाते हैं, डेंड्रफ। ठीक है। एक बार हम लोग सुनते हैं कोई भी स्किन डिसीज होती है या हेयर डिसीज होती है कि साफ सफाई मेंटेन करो, हाइजीन की वजह से हो रही है, लेकिन के अंदर हाइजीन का रोल नहीं है, टू डू विद हाइजीन। एक बार दोबारा देखिए, मैंने क्या कहा था, डेंड्रफ बड़ी कॉमन डिसीज है, ज्यादातर जनरल पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी के टाइम ऐसा क्या होता है आखिरकार, तो सिविसिस ग्लैंड्स के सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, और जब सिविसिस ग्लैंड्स के सिक्रीशन बढ़ जाएंगे, यानी ड्यू टू प्यूबर्टी देयर इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम सिविसिस ग्लैंड्स व्हिच लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्किन फ्लेक्स व्हिच लीड्स टू डेंड्रफ। यानी ज्यादा करने के लिए सीबम मिल रहा है जिसकी वजह से ज्यादा डेंड्रफ हो रहा है एट प्यूबर्टी। नॉन कॉन्टिजियस होता है, यानी एक दूसरे के कॉम, टॉवल, पिलो इनको शेयर करने से नहीं फैलता है। उसके अलावा हाइजीन के साथ कुछ ऐसा विशेष संबंध नहीं है। पैथोजेनेसिस ऑफ डेंड्रफ होता क्या है, मेलासीजिया ग्लोबोसा, फंगस का नाम। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ऊपर वाली बातों को रिपीट कर रहा हूं। जो मेलासीजिया ग्लोबोसा है ये किस पे फीड करता है, सीबम पर। किस पे फीड करता है, सीबम पे। जब ये सीबम पे फीड करता है तो सीरम को कन्वर्ट कर देता है ओलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करता है, ओलिक एसिड में। और ये जो ओलिक एसिड होता है ये एपिडर्मिस का इन्फ्लेमेशन कराता है। भाई एसिड तो एसिड है, एसिड तो एसिड है, और एसिड का तो काम ही होता है इरिटेशन कराना, इन्फ्लेमेशन कराना। तो जो ओलिक एसिड है वो एपिडर्मिस का इन्फ्लेमेशन कराता है। ठीक है, मेलासीजिया ग्लोबोसा जो कि एक फंगस था,
इसने सीवम पर फीड किया, उसको कन्वर्ट किया ओलिक एसिड में, और ओलिक एसिड ने एपिडर्मिस का इन्फ्लेमेशन किया। जब एपिडर्मिस का इन्फ्लेमेशन हुआ तो इससे क्या बने? स्किन फ्लैक्स। क्या बने? स्किन फ्लैक्स। ठीक है। और इन स्किन फ्लैक्स से डैंड्रफ डेवलप हो गया। ठीक है, क्या डेवलप हो गया? डैंड्रफ डेवलप हो गया। अब मैं आपको स्किन का डायग्राम दिखाना चाहूंगा। देखिए, मिल गया डायग्राम। देखिए, सबसे ऊपर हमारी एपिडर्मिस होती है, फिर हमारी डर्मिस होती है, फिर हमारी हाइपोडर्मिस होती है, और इसके नीचे सब क्यूटेनियस लेयर होती है। ठीक है। अब ये हमारा हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल। उसके अलावा ये हमारी स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, यहां से जो स्वेट वगैरह है वो आता रहता है। उसके अलावा यू पर हमारे हेयर है, और स्वेट ग्लैंड्स अपने जो सिक्रीशंस है स्किन पर रिलीज कर देती हैं, और स्वेट यहां पर आ जाता है। एक डायग्राम और देखते हैं। ठीक है, बहुत है, एक साथ क्लिक कर लिए। अब देखिए, एक करके देख लेते हैं सारे डायग्राम्स को। ठीक है, सबसे पहला डायग्राम है जिसके अंदर आप लोग एपिडर्मिस की लेयर्स को देख पा रहे होंगे, और आज आपको यही काम करना है, इन लेयर्स के नाम को याद करना है सीक्वेंस से। देखिए, 5 लेयर है एपिडर्मिस की। सबसे ऊपर आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके बाद आती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। इसके बाद आती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। इसके बाद है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और लास्ट या कह सकते हैं बिल्कुल बेस में स्ट्रेटम बेसेल। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो भाई आपको सीएल, हर किसी को कॉलेज लीव चाहिए रहती है, सीएल चाहिए रहती है, तो सीएल सबसे ऊपर आप लोग ध्यान रखेंगे। और नीचे देखो, जो बेस है वो तो आप याद कर लोगे बेसेल से। बीच में बचा आपका जीएस। ठीक है, तो आपको सीएल चाहिए, और सीएल लेके क्या करोगे आप लोग? जनरल सर्जरी करने जाओगे। सीएल लोगे और जनरल सर्जरी करने जाओगे, और नीचे तो बेसेल आपको बेस से याद हो जाएगा। सीएल कॉर्नियम, एल से ल्यूसिडियम, जी से ग्रेनुलोसम, और एस से स्पाइनोसम। तो आपको ऊपर याद हो गए, और नीचे बेस में तो बेसेल ही रहेगा। तो सीएल लोगे और जनरल सर्जरी सीखने जाओगे, तो कॉर्नियम, ल्यूसिडियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और बेसेल। तो आपको ये पांचों लेयर के नाम याद करने हैं। तो पहला काम तो आपके लिए ये हो गया। दूसरा, देखिए, ये डायग्राम शायद हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा वाला डायग्राम देखिए। देखिए, जो हमारी सीबेसियस ग्लैंड है, ये हमारे हेयर से ही एसोसिएटेड है। यानी अपना जो सिक्रीशन है सीबेसियस ग्लैंड, वो अलोंग विद हेयर फॉलिकल ये बाहर रिलीज कर देती है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और जब ये बाहर निकलता है तो ये ऑयली सब्सटेंस स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजेशन देने का काम करता है, एक सॉफ्टनिंग, एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक बार दोबारा समझ लीजिए जो ऊपर मैंने पैथोजेनेसिस बताई थी। जो मेलासीजिया ग्लोबोसा है, ये फीड करता है हमारे फैट के ऊपर या ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर, जो कि सीबम के अंदर पाए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट इन सीबम। ठीक है, और इससे क्या रिलीज होता है? ओलिक एसिड।
क्या रिलीज होता है? ओलिक एसिड। और ये ओलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, ओलिक एसिड बन गया। अब यही ओलिक एसिड इन्फ्लामेशन कर देगा, तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्काल्प, और इसी इन्फ्लामेशन की वजह से जो वहां पे डेड सेल्स हैं उनका टर्न ओवर बढ़ जाएगा, और अगर टर्न ओवर बढ़ जाएगा तो मैं बोल दूंगा स्किन फ्लैक्स बन गई, डेंड्रफ बन गया। ठीक है, लास्ट में डायग्नोसिस बताता हूं। डायग्नोसिस कैसे पहचानोगे कि डेंड्रफ ही है? भाई डेंड्रफ के लिए आपको कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो डायग्नोसिस होती है क्लिनिकल होती है, यानी देख करके पता लगाया जा सकता है कि डेंड्रफ है। घर में जो दादी नानी होती थी वो देख के ही बता देती थी कि बेटा तेरे बालों में तो रूसी लग गई है, या बालों में कुछ प्रॉब्लम है, फंगस लग गया है, या बालों में कुछ कीटाणु वगैरह लग गए हैं। जो भी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो आप, हम लोग तो डेंड्रफ बोलते हैं या रूसी बोलते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस इसकी क्लिनिकल है। तो यहां पर आपको स्किन की कंडीशन चेक करनी है, स्किन की कंडीशन। अब स्किन की कंडीशन में क्या हुआ होगा? तो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीवम, सीवम के ज्यादा बनने की वजह से इन्फ्लामेशन ज्यादा होगा। और जब इन्फ्लामेशन होता है, स्किन का इन्फ्लामेशन होता है, तो क्या टर्म आता है बताइए आप लोग चैट सेशन में? स्किन के इन्फ्लामेशन के लिए हम लोग किस टर्म का यूज करते हैं? डर्मेटाइटिस। बहुत अच्छा। डर्मा मतलब स्किन, आइटिस मतलब उसका इन्फ्लामेशन। तो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीवम। उस दिन पुराने वाले लेक्चर्स में, जो लेक्चर्स हुए थे पहले, मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी चीज का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, नाम भी बता सकते हैं। जैसे अगर टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन होगा तो आप लोग क्या बोलोगे? टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन होगा तो आप लोग क्या बोलोगे? बताइए, सिंपल सा है, आइटिस लगाना है। टॉन्सिलाइटिस। फेरिंग्स का होगा तो क्या बोलेंगे? फेरिंग्स, फेरेंजाइटिस। लेरिंग्स का होगा लेरिंजाइटिस। ब्रोंकस का होगा ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आइटिस लगाएंगे तो सारी डिसीज निकाल सकते हैं। हेपेटाइटिस, ठीक है, लिवर सेल्स का इन्फ्लेमेशन होता है। और जब जो हमारा हार्ट है उसका इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी मायोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन होता है, तो मायोकार्डाइटिस। जब तीनों लेयर इन्वॉल्व हो जाती है, पेनकार्डाइटिस। ठीक है, तो आइटिस लगा के हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह की इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी को हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सीबम किस में जाएगा? ओलिक एसिड में जाएगा। और ओलिक एसिड की वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। तो इस डिसीज का नाम पड़ता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो इन्फ्लामेशन हो रहा है ये सीबम की वजह से ही हो रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हेपेटिक एनसेफलोपैथी। एनसेफलो मतलब ब्रेन, पैथी मतलब उसके अंदर कोई पैथोलॉजी, कोई डिसीज डेवलप हो गई है, यानी ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई है। किसकी वजह से हुई है? लिवर के खराब होने की वजह से हुई है। तो क्या नाम पड़ जाता है? हेपेटिक एनसेफलोपैथी, यानी लिवर के खराब होने की वजह से ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आ गई। अब होता क्या एक्चुअली, जो लिवर जब काम नहीं करता है, लिवर का काम होता है अमोनिया को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करना। लेकिन जब लिवर फेल हो जाता है, लिवर काम नहीं करता है, चाहे सिरोसिस हो, मैलिग्नेंसी हो, हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फ्लेमेशन हो, फैटी लिवर हो, कोई भी कंडीशन है जो लिवर काम नहीं कर रहा है, तो अमोनिया अमोनियम आयन में नहीं जाएगा। और जो अमोनिया होगा ये ब्रेन तक चला जाएगा। और जब अमोनिया ब्रेन तक चला जाएगा तो पेशेंट कोमा, कन्वल्जेंस, डेलीरियम, कंफ्यूजन, ये सारी स्टेजेस में जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं कि ब्रेन के अंदर पैथोलॉजी डेवलप हो गई। और क्यों हुई? लिवर की वजह से। तो इसी को बोलते हैं हेपेटिक एनसेफलोपैथी। इसके ट्रीटमेंट में पहला काम क्या है? जो अमोनिया बन गई है उसको बाहर निकालो। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? अमोनिया को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा वहां पर जो बैक्टीरिया है उनको मारो, क्योंकि बैक्टीरिया ही तो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। भाई फूड का डाइजेशन होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होती है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग नियोमाइसिन एंटीबायोटिक देते हैं। अब जो अमोनिया ऑटोमेटिकली या पहले से बनी हुई है उसको अमोनियम में कन्वर्ट करो, जिससे ब्रेन के अंदर ना जाकर के वो सिम्टम्स को डेवलप करना बंद करे। तो उसके लिए हम लोग ये सारी जो लैक्टिलोज, लूज, ये सारी जो दवाइयां होती है देते हैं। ये बेसिकली NH3 को NH4 में कन्वर्ट करती हैं।
उसके अलावा पेशेंट का पेट दिन में 2 बार साफ हो, 2 बार मोशन करने जाए, उसके पेट के अंदर मल इकट्ठा ही ना होने पाए, यानी आयुर्वेद की टर्म में बोले तो विरेचन कराते रहना है उसको। तो उसके लिए अपन लोग कोई भी माइल्ड परगेटिव या लग्जेटिव दे सकते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा डॉक्टर को कि पेट साफ करने का सिरप लिख देते हैं वो साथ में, जिससे भाई अगर पेट के अंदर लैट्रिन रुकेगी ही नहीं, तो अमोनिया बनेगी ही नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ हम लोग ट्रीटमेंट में करते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस नाम कैसे पड़ा? तो सेबोरिक मतलब सीवम, डर्मेटाइटिस मतलब डर्मा का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मा यानी स्किन, ठीक है? सीबम ज्यादा बनेगा, इन्फ्लामेशन ज्यादा होगा, इन्फ्लामेशन ज्यादा हो तो खुजली ज्यादा होगी, तो लिख देते हैं मोर सीवियर इचिंग। लेकिन मैंने क्या कहा था, डैंड्रफ इसकी माइल्डर फॉर्म है, यानी इसकी हल्की फॉर्म है। मैंने कहा ये ज्यादा सीरियस कंडीशन है भाई, इसके अंदर ज्यादा सीवियर इचिंग होती है। तो डैंड्रफ इसकी माइल्डर फॉर्म है, जो कि मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था। तो डैंड्रफ क्या है लिख देते हैं, माइल्डर फॉर्म ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के बाद हमारा आज का जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा। टॉपिक खत्म उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग सैटरडे संडे क्लास लेते हैं, और जो क्लिनिकल क्लासेस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, हम लोग लाइव क्लास में मिलते हैं, सीखते हैं। इसकी कोई फीस नहीं होती है इस क्लिनिकल क्लास की, तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। अपने दोस्तों को भी लेकर के आए, अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, बैचमेट्स को, हर किसी को लेकर के आए, क्योंकि कोई फीस नहीं है, कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। अब जितने ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए उतना आपके लिए अच्छा है। किसी को आप बताएंगे उसको बेनिफिट होगा तो वो आपसे कहेगा यार तुमने बहुत अच्छी चीज बताई थी, हम लोग क्लास कर लेते हैं 40 मिनट 50 मिनट की, और हम लोग कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं यहाँ से। तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम 2-2 4-4 लोग ग्रुप में जोड़ें। ग्रुप में कोई प्राइवेसी भी नहीं है, आप लोग ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी टीम से मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, 8449504077 बीइंग डॉक्टर, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप में आप अपने फ्रेंड्स को, खुद को ज्वाइन करें, क्लासेस में रेगुलरली ज्वाइन हो, और धीरे धीरे आपके टॉपिक कवर होने लगेंगे। अब भी मैं देखता हूँ क्लासेस में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब से हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करेंगे रेगुलर आ रहे हैं, और उनको बच्चों को वो सारी बातें समझ में आती हैं जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें सारी आपस में ही कनेक्टेड हैं। तो आप लोग आज से और अभी से ये प्रण लें कि हम लोग रोज आएंगे, भले ही 40 मिनट आए, 50 मिनट आए, और सीख करके जाएंगे, और चीजों को हैंड टू हैंड पढ़ेंगे, एक कॉपी में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, जिससे कल को हम ये डिसीज पढ़ें तो हमको समझ में आए। देखिए डबल फायदा है, आप लोग अगर नोट्स बनाओगे, कोई पेशेंट आपके पास आएगा, कोई फैमिली मेंबर आपसे पूछेगा, कम से कम ट्रीटमेंट तो दे सकते हो भाई, छोटा सा ट्रीटमेंट है डैंड्रफ का, उसके लिए क्या आप किसी उसको डॉक्टर के पास रेफर करोगे कि नहीं? वो भी कहेगा कैसे डॉक्टर हो तुम यार, कुछ बता ही नहीं सकते हो। तो कम से कम आप एक एक चीजों को सीखते जाओ, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबको कवर करने का मैं सोच रहा हूँ। जैसे किसी दिन हाइपरटेंशन कवर करेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस कवर करेंगे, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेशेंट्स आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं, आपकी ओपीडी में आएंगे, आपको दिखाने आएंगे। उसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, जैसे डेंड्रफ है, ये आपके फाइनल ईयर में क्वेश्चन आता है। उसके अलावा पैथो के अंदर क्वेश्चन आता है सेकंड ईयर के अंदर। उसके अलावा कोई भी डिसीज क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत एनाटॉमी डिस्कस करते हैं, थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्किन की लेयर हमने डिस्कस करी, ये एनाटॉमी का टॉपिक है, यानी हम लोग मल्टीपल चीजों को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाएंगे, चीजें याद होती जाएंगी, एक दिन में कोई भी चीज याद नहीं होती है। तो आज मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, अपने दोस्तों को आप लोग शेयर करें। बाकी ये मेरा ही नंबर है, कोई भी दिक्कत हो अगर आप लोग मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे मुझे रेगुलर बेसिस पर रिपोर्ट्स वगैरह भेजते हैं, तो अगर आप कुछ पूछना है, कोई ट्रीटमेंट कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई फीस नहीं लेता हूं मैं ऐसी कंसल्टेशन की अभी फिलहाल, जिससे आप लोगों को कुछ सोचना पड़े ना, मैं कोई ऐसा पेड प्रमोशन कर रहा हूं। बस हमारा और हमारी बीइंग डॉक्टर की तरफ से एक इनिशिएशन है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स इसका लाभ उठा सकें, और एक क्लिनिकल वे में चीजों को आगे बढ़ सके। देखिए आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, फालतू बातें करने वाले आपको 10 मिल जाएंगे कि चलो यार आज हम लोग दर्शन पढ़ते हैं। हम लोग देखिए सिर्फ आयुर्वेद हमको नहीं पढ़ना है, आप ये सोच के देखिए कि क्या सिर्फ आयुर्वेद पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा?
शरीर में और उसके अलावा इस देश में, इस दुनिया में काफी संकट आ सकती हैं। कभी हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह पे आप फंस जाओ, किसी हॉस्पिटल में आपको काम करना पड़े जहां पर सिर्फ आपको मॉडर्न प्रैक्टिस ही करनी है, तो आपको मॉडर्न प्रैक्टिस आनी चाहिए। किसी आप कहीं ड्यूटी डॉक्टर हो या आपकी इंटर्नशिप चल रही है, 4 MBBS वाले आपके आसपास है, अगर आपको मॉडर्न की नॉलेज होगी तो काफी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोग सीखें, पढ़ें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली हम लोग शैम्पू लगाने के लिए देते हैं, लोकल एप्लीकेशन में कुछ लोशंस लगाने के लिए देते हैं, और कुछ हमारे पास खाने की दवाइयां हैं, ओरल मेडिकेशन है। यानी 3 कैटेगरी यहाँ पर है। नंबर 1 शैम्पू, सुना भी होगा आप लोगों ने, कीटोमैक, कीटोकोनाजोल, ये सारे शैम्पू हम लोग लगाने के लिए यहाँ पर देते हैं। ठीक है, हो गया एक्चुअली अभी। तो 3 कैटेगरी है ट्रीटमेंट की। पहले में हम लोग शैम्पू लोकली अप्लाई करवाते हैं, शैम्पू। कुछ हमारे पास लोशंस हैं और कुछ हमारे पास खाने वाली दवाइयां हैं, ओरल मेडिकेशंस। ठीक है। अब शैम्पू के अंदर हम लोग एंटी फंगल शैम्पू, कीटोकोनाजोल वगैरह अप्लाई करवाते हैं। आप सभी लोगों ने नाम सुन रखा होगा। ठीक है, जैसे कि कीटोकोनाजोल। लोशंस भी आता है कीटोकोनाजोल का, वो भी हम अप्लाई करवा सकते हैं। कुछ हमारे पास खाने की दवाइयां हैं, जैसे इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफाइन, ये सारी हम लोग दवाइयां खाने के लिए देते हैं ओरली। ठीक है। और जो ट्रीटमेंट है लगभग 3 से 4 महीने चलता है। तो ट्रीटमेंट फॉर 12 to 16 वीक। पहला शैम्पू की बात करते हैं। शैम्पू, जो शैम्पू है स्काल्प में लगाना है, बालों में नहीं, स्काल्प में, बालों की जड़ों में लगाना है। अप्लाई शैम्पू फॉर 3 to 5 मिनट इन स्काल्प। ठीक है। और कितनी बार लगाना है? हफ्ते में 2 बार लगाना है, ट्वाइस वीकली। हफ्ते में 2 बार लगाना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कीटोकोनाजोल शैम्पू। मेरे पास फोटो भी है, काफी सारे नाम से आता है। मेरे पास कीटोमैक अवेलेबल है। तो आप ये देखिए, कीटोमैक 2% कीटोकोनाजोल है। 8 से 12 हफ्ते या 12 से 16 हफ्ते इसको यूज करना है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है और यही दिया जाता है। हफ्ते में 2 बार लगाना है। कब तक? 2 महीने तक। पेशेंट को बोलोगे कि 2 महीने तक तो हफ्ते में 2 बार लगाना। जैसे ही 2 महीने पूरे हो जाएं, फिर हफ्ते में सिर्फ 1 बार लगाना। देन वंस वीकली। धीरे धीरे हम लोग बंद कर देंगे। इसके अलावा कई बार कीटोकोनाजोल से काम नहीं बनता है, तो फिर हमारे पास कुछ और भी हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेलेनियम सल्फाइड आता है, सेलेनियम सल्फाइड। सेलेनियम सल्फाइड। ठीक है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 2% में भी आता है, ये 2.5% का है, फॉर डैंड्रफ ट्रीटमेंट। तो आप लिख सकते हैं 2.5% सेलेनियम सल्फाइड। एक कॉम्बिनेशन आता है कीटोकोनाजोल का ZPTO के साथ, तो वो भी हम लोग यूज करते हैं, कीटोकोनाजोल प्लस ZPTO। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है।
कीटोकोनाजोल के साथ ZPTO उसके अंदर मिला रहता है। एक सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन आता है टी सेल नाम से। ठीक, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, मार्केट में देखने को मिलेंगे, इसलिए सारे बता दे रहा हूं। और यही सारे हैं जो देखने को मिलेंगे आपको। कुछ हमारे पास खाने की दवाइयां हैं, ओरल मेडिकेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताई थी इट्राकोनाजोल, काफी सारे नाम से आती है, बड़ा ही फेमस नाम है कैंडी फोर्स। सुना है आप लोगों ने कैंडी फोर्स या इट्राकोनाजोल? जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे उनको पता होगा इट्राकोनाजोल के बारे में। देखिए ये मिल गया, कीटोकोनाजोल और जिंक पाइरिथियोन ZPTO जो मैंने आपको बताया था, ये वाला कॉम्बिनेशन फोटो था, मिल गया। उसके अलावा ये हमारा कैंडी फोर्स इट्राकोनाजोल, ये नीचे लाइए। तो टैबलेट इट्राकोनाजोल 200 मिलीग्राम की गोली है, 4 महीने तक देनी है। कई बार न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के लिए हम लोग विटामिन ए ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, पेशेंट का नाम है रामू, 25-ईयर-ओल्ड यंग चैंप है। कंप्लेन है कि डॉक्टर साहब डेंड्रफ है, आपने डायग्नोसिस बनाई डेंड्रफ है, या कंप्लेन में आप लिखो इचिंग या वाइट फ्लैक्स, वाइट स्किन फ्लैक्स विद इचिंग, ये उसकी कंप्लेन है। कितने दिन से? मैंने कहा 2 महीने से। आपके पास आया, आपने क्या कहा कि पहले मैं डायग्नोसिस बनाऊंगा, डायग्नोसिस बनी डेंड्रफ की। अब आपने कहा कि चलिए ट्रीटमेंट की बारी है। ट्रीटमेंट आपने कहा पहले खाने के लिए टैबलेट इट्राकोनाजोल 200 मिलीग्राम दिन में एक बार देनी होती है ओडी। मैंने कहा दोपहर की दोपहर खा लेना। मैंने कहा पहले 1 हफ्ते का, फिर दिखाना। लगाने के लिए मैंने कहा कीटोमैक्स शैम्पू, लोकल एप्लीकेशन, और मैंने कहा हफ्ते में 2 बार लगाना है, ट्वाइस वीकली। ठीक है, उसके अलावा आयुर्वेद के अंदर हम लोग जो त्रिफलाक्वाथ होता है उससे बाल वगैरह धुलवा देते हैं, उससे काफी आराम मिलता है। या कई बार गंधक चूर्ण का यूज करते हैं, और गंधक चूर्ण को गिरी के तेल या नारियल के तेल में मिलवा के भी कुछ देर के लिए लगवा देते हैं, तो उससे भी काफी आराम मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डेंड्रफ। आइए चैट सेशन में बताओ भाई, डाउट क्लियर हुआ आप लोगों को, नहीं हुआ? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है आज का टॉपिक? कर लोगे? चलिए ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ग्रुप में आज आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, जितने भी बच्चे ऐड हुए हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे बच्चे अपने दोस्तों को ऐड करेंगे। ठीक है, कम से कम सभी बच्चे 5-5, 10-10 दोस्तों को ऐड करें, कोई भी हो, किसी बैच का हो, सभी के लिए यूजफुल है। तो आप लोग अपने दोस्तों को ऐड करिए, मैं भी आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। कोई डाउट हो, आपके पास मेरा नंबर है ही है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो।